Hello everyone, I am CS Diksha Shah and welcome back on my YouTube channel. Today we are doing CS Executive Company Law Chapter number 13 General Meetings का Part 4 Notice of the Meeting और इसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन 101 Notice of Meeting उसके रिलेटेड प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के रूल्स के और बाकी की चीज़ें जो इससे रिलेटेड होगी वो सब हम आज के लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के साथ में एंड देखते हैं सेक्शन 101। The notice should be in writing. सबसे पहली लाइन है कि the notice should be in writing. ओरल इंटीमेशन नहीं चलेगा, not at all a notice. It is considered as not at all a notice. मतलब आपने किसी को ओरली बोल दिया कि इस दिन जनरल मीटिंग होने वाली है तो उसे नोटिस कंसिडर नहीं करेंगे और अगर ऐसे बुलाने में मीटिंग होती है तो वो इनवैलिड हो जाती है। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग। लेंथ मतलब कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए नोटिस, कितने दिन पहले मिलना चाहिए नोटिस। ठीक है। अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज। नॉट लेस देन का मतलब क्या हो गया? नॉट लेस देन 21 मतलब 21 से 21 मिनिमम डेज होने चाहिए। मिनिमम 21 डेज का क्लियर नोटिस जाना चाहिए। 21 डेज से कम का नोटिस इनवैलिड नोटिस होता है। ठीक है। मतलब हो सकता है किसी केस में आप 21 डेज से नीचे दे दो और वो केसेस हम पढ़ेंगे, बट जनरली 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। उसके कम पीरियड, शॉर्ट पीरियड का आप नहीं दे सकते जनरल मीटिंग में नोटिस। ठीक है। इधर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओरल मोड कहीं पे लिखा क्या? नहीं। नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल बी गिवन इन सच मैनर एज बी प्रेस्क्राइब्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में नोटिस सर्व करने के भी प्रोविजंस है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है। नाउ इन सेक्शन 8 कंपनीज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क थिंग कि अगर केस स्टडी में सेक्शन 8 कंपनी का नाम लिखा हुआ है और आपने बोल दिया 21 डेज का क्लियर नोटिस जाना चाहिए था, इन्होंने गलत करा, 14 दिन या 15 दिन का नोटिस दे दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेक्शन 8 कंपनीज में 14 डेज का क्लियर नोटिस इज़ रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ 21 डेज। मतलब 14 दिन पहले आपको देना पड़ेगा नोटिस। ठीक है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 क्लियर डेज का मतलब होता है डेट ऑफ दैट द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन आपने नोटिस भेजा, एंड द डेट ऑफ द मीटिंग, जिस दिन मीटिंग है, ये दोनों को एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे आज अगर 22 अप्रैल है, आज मैं नोटिस भेज रही हूँ, इसके बाद में 21 दिन और मेरी मीटिंग सपोज इसके बाद में 21 दिन गिनो और मेरी मीटिंग का डेट उसके बाद वाला है। अभी आज 22 अप्रैल है तो समझ लो 2 में, 12 में और 14 मई को मेरी 14 मई को मेरी AGM होने वाली है। तो AGM का जो डेट है, मतलब आज का डेट 22 अप्रैल और 14 मई AGM का डेट, ये दोनों को आपको एक्सक्लूड करना है, इसको बाहर करना है। 21 डेज में ये नहीं आएगा। ठीक है। इसको आपको एक्सक्लूड करना है। फाइन। और अगर आपने, और ये वाला जो केस स्टडी क्या कहता है कि फ्रैक्शंस ऑफ डेज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। फ्रैक्शंस ऑफ डेज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज आज 22 अप्रैल को मैंने 12 बजे के बाद में नोटिस भेजा और 20 डेज में भेजा और 21 क्लियर डेज की जगह मैंने 20 डेज में कर दिया। 21th डे पे मेरी AGM आ रही है और मैंने AGM रखी है 12 बजे के बाद की, तो अभी का आधा 12 बजे और तभी का आधा 12 बजे तक का डे मिला के आप 21 क्लियर डेज पकड़ सकते हो क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फ्रैक्शन ऑफ द डेज आर नॉट इंक्लूडेड।
आज आपने कितने भी बजे भेजा हो, मतलब आज 22 तारीख को आपने 12 बजे भेजा हो, सुबह 9 बजे भेजा हो, दोपहर को 3 बजे भेजा हो, शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे भेजा हो, आज का दिन अलग काउंट होगा और जिस दिन मीटिंग है उस दिन का दिन अलग काउंट होगा। उसके अलावा ही आपको 21 डेज़ करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी का आधा दिन और तभी का आधा दिन मिला के एक दिन आपने ले लिया और हो गया, ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। आगे और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इस पे केस स्टडीज़ आ सकते हैं, ये ऐसे प्रोविजन है, नोटिस के प्रोविजन ऐसे जिस पे केस स्टडीज़ आ सकते हैं। देखो ये क्या कहता है कि अगर जनरल मीटिंग का नोटिस बाय पोस्ट आपने भेजा है तो आपको ये डीम हो जाएगा कि 48 आवर्स हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे उन 21 डेज में, ठीक है। तो जब अगर पोस्ट से आपका जा रहा है नोटिस तो आपको 23 डेज काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पोस्ट जाने में टाइम लगता है, तो इसीलिए 48 आवर्स का हम बफर टाइम रखते हैं और उसके बाद में 21 डेज क्लियर हम काउंट करते हैं। तो जब भी अगर पोस्ट से जा रहा है आपका नोटिस तो आपको 23 डेज का करना है, मतलब 21 + 2 डेज 48 आवर्स, ओके। उसके बाद में अगर जैसे वैलिड स्पेशल नोटिस मिलता है कंपनी को, हमने ऊपर पढ़ा था पिछले पार्ट्स में कि स्पेशल नोटिस कब देते हैं कंपनी को और कौन दे सकता है। शेयर होल्डर्स देते हैं स्पेशल नोटिस क्योंकि उनको एजीएम करानी होती है कोई स्पेशल रिजोल्यूशंस के लिए। जो रिजोल्यूशंस हमने देखे थे ऑडिटर वाला, डायरेक्टर वाला, वहाँ पर किसी डायरेक्टर को उनके मतलब उनके टर्म के पहले उनको बाहर निकालना, उसकी जगह पे अपॉइंट करना, ऑडिटर नया अपॉइंट करना, या जो रिटायरिंग ऑडिटर उसको कभी रीअपॉइंट ना करना, ऐसे रिजोल्यूशंस के लिए जो मेंबर्स स्पेशल नोटिस देते हैं, अगर वो वैलिडली आ गया है कंपनी के पास में तो उसके बाद में 7 दिन में कंपनी को जनरल मीटिंग का नोटिस देना होता है, राइट। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे वापस रिपीट हुआ है। तो वो जो 7 दिन का होगा, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ डिस्पैच, मतलब जिस दिन आपका नोटिस गया वो वाला दिन छोड़ के, एंड द डे ऑफ मीटिंग वो वाला दिन छोड़ के 7 दिन क्लियर 7 डेज का नोटिस आपको उस वो वाले केस में भेजना होता है, ठीक है। एंड इन सेम मैनर एज नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज टू बी गिवन, मतलब जैसे एनी जनरल मीटिंग का आप नोटिस देते हैं वो 7 दिन वाला नोटिस भी वैसे ही जाएगा। और जहाँ पे भी ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए, वेयर दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड, तो न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कर दो, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज एक जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलती है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वाली सिटी में, और दूसरा है एक इंग्लिश पेपर में, वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी वाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग, ये भी आपको 7 दिन पहले ही नोटिस पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर में। और जिन कंपनीज की वेबसाइट है तो उन्हें वेबसाइट पे भी डालना होगा, ठीक है। ये है नोटिस ऑफ अ मीटिंग। तो एजीएम का टाइम लिखा हुआ है, मतलब नोटिस में टाइम, प्लेस, डे, आर, डेट सब स्पेसिफाई होना चाहिए। 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता हो और कंपनीज एक्ट और रूल्स को कंप्लाई करता हो, ठीक है। हमें इलिस्ट्रेशंस वगैरह जो है हम लास्ट में लेते हैं, अभी हम पहले फटाफट अपने कंसेप्ट देखते हैं। अभी नोटिस आ गया, अभी है शॉर्टर नोटिस, मतलब अगर आप किसी भी केस में 21 डेज़ का नहीं दे पा रहे हैं, 21 डेज से कम दिन का आपने नोटिस दिया, से कम दिन का नोटिस दिया, तो उसके प्रोविजंस क्या है। अ जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस आल्सो इफ द कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग। आपको शेयर होल्डर से राइटिंग में कंसेंट लेना होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, by not less than 95% of the members entitled to vote at such meeting। मतलब 95% जो आपके यहाँ पे वोट कर सकते हैं, ऐसे मेंबर्स से 95% जो मेंबर्स होंगे उनकी आपको रिटर्न कंसेंट लेनी है या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड लेने हैं। रिटर्न कंसेंट बाय मेंबर्स, ऐसा आप भी लिखते जाओ हर जगह, तो आपको जो है रिवाइज करते टाइम ये वर्ड्स पॉपअप होते जाएंगे, ठीक है। Now, a general meeting may be called after giving shorter notice if consent in writing and electronic mode is accorded thereto. In case of annual general meeting, by not less than 95%.
अगर एनुअल जनरल मीटिंग आपको शॉर्टर नोटिस पे करनी है तो 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट देयर एट का कंसेंट लेना होगा। और इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग, मतलब कि ईजीएम के लिए, ईजीएम के लिए, क्लास मीटिंग के लिए, by members of the company holding, if a company has a share capital majority in numbers of member entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of paid up share capital. as given as gives a right to vote at the meeting। ठीक है, तो जहाँ पे शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो होल्ड करते हैं ऐसे लोग जो एंटाइटल है वोट करने के लिए, मतलब वोटिंग वाली जो पेड अप वोटिंग राइट्स वाली जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, वो वाले लोग अगर कंसेंट करते हैं कि शॉर्टर नोटिस पे हमें मीटिंग चलेगी तो इट्स ओके। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% के जिनके पास में वोटिंग राइट्स है वो लोग अगर कंसेंट करते हैं कि हमें शॉर्टर नोटिस पे हमारी जनरल मीटिंग चलेगी तो भी आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग ले सकते हैं। ठीक है, only on some resolutions or resolutions to be moved at the meeting and not on the others, those members shall be taken into account respect of former resolution or resolution not in the respect of the later। अगर मीटिंग में कोई ऐसे लोग आने वाले जो मीटिंग के सिर्फ कुछ पार्ट पे अपना वोट कर सकते हैं और कुछ पार्ट पे वो नहीं कर सकते, तो उनका जो 95% का जो कंसेंट है वो सिर्फ जिस रिजोल्यूशंस पे वो मतलब वोट कर सकते उन्हीं में काउंट होगा, बाकी दूसरे में काउंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग। तो इसका जनरल मीटिंग का सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कौन सा है? SS2। तो इस SS2 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट नोटिस एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन एट अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इफ द कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाय नॉट लेस देन 95 मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। सेम लाइन बोली, the request for consenting to shorter notice and accompanying document shall be sent to with the notice and the meeting shall be held only if the consent is received prior to the time fixed for the meeting from not less than 95% of the members who are holding at such meeting। ये वाली लाइन क्या बोलती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स और नोटिस आप भेज रहे हैं उसके साथ में आपको एक कंसेंट फॉर्म का जो रिक्वेस्ट होता है, मतलब जिसमें आप अपनी शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर कंसेंटिंग, मतलब जिसमें आप शेयर होल्डर से कंसेंट मांग रहे हैं, वो रिक्वेस्ट वाला जो पेपर है वो भी नोटिस वगैरह के साथ में ही सेंड हो जाना चाहिए और फिर वो रिसीव हो जाना चाहिए मीटिंग शुरू होने के टाइम के पहले ही। ठीक है, इलस्ट्रेशंस हम वापस बाद में देखेंगे। नाउ कंटेंट्स ऑफ नोटिस। नोटिस में क्या क्या होना चाहिए? नोटिस में क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या ठीक है, तो उर्दू भाषा जैसा लग रहा है, बट वॉट इज देयर इन अ नोटिस, क्या लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नाउ सेक्शन 101 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग शैल स्पेसिफाई द प्लेस, प्लेस होनी चाहिए कि मीटिंग कहाँ पे होगी, डेट कौन सी डेट पर होगी, कौन से डे पर होगी, द आवर कौन से टाइम पे होगी, एंड मीटिंग शैल कंटेन स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट सच मीटिंग, मतलब हम मीटिंग में क्या बात करने वाले हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। नोटिस ऑफ अ मीटिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। दिस इज मैंडेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड नोटिस। ठीक है, नाउ द प्लेस ऑफ मीटिंग, ये किसके अकॉर्डिंग है? सेक्शन 96 जो हमने एजीएम में ऊपर पढ़ चुके हैं। तो एजीएम के लिए क्या प्लेस होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, या तो एनी प्लेस विद इन द सिटी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, और अगर सारे ही मेंबर्स ऑल द मेंबर्स कंसेंट करते हैं तो होगी एनीवेयर इन इंडिया, प्रायर रिटन कंसेंट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इफ़ वी गेट रिसीव दिस थिंग, तो उसके बाद में एनीवेयर इन इंडिया में आप कर सकते हैं अपनी मीटिंग। ठीक है, शुड स्टेट द प्लेस
Notice should state the place of the general meeting is scheduled to be held. In case of annual general meeting, the place of the meeting is either registered office of the company or some other place within the city, town or village where the registered office of the company is situated. Explanation states that ये वाला जो rule है इसमें requisition should convene a meeting at registered office or in the same city एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। तो किस दिन हो सकती है? हर दिन हो सकती है नेशनल हॉलीडे को छोड़कर। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है जब हम एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ रहे थे उसमें, इसलिए मैं इसमें हर चीज़ आपको डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आगे के भी कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको देखना तो आप पार्ट 1 एनुअल जनरल मीटिंग में देख सकते हैं डिटेल्स में ना। अनलिस्टेड कंपनी की कहीं भी हो सकती है इफ़ गिवन इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने वापस बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो इसमें से आप इसमें से कोई भी चीज़ में एग्जामेशन दे सकती है। गवर्नमेंट कंपनी की भी रजिस्टर्ड ऑफिस या वही सिटी टाउन विलेज में होगी। और अगर अप्रूवल ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव कि एनी अदर प्लेस एट सच अदर प्लेस, मतलब इंडिया में कहीं भी और हो सकती है। देखो एनुअल जनरल मतलब SS2 क्या बोलता है, ये सब किसकी बातें हो गई? ये कंपनीज एक्ट और रूल्स की बातें। ठीक है, अब यहाँ पे से SS2 क्या बोलना चाह रहा है कि SS2 भी यही बोल रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग्स तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में ही होनी चाहिए या वही सिटी टाउन विलेज में होनी चाहिए। बाकी अगर दूसरे जनरल मीटिंग्स है EGM वगैरह है तो वो एनी प्लेस इन इंडिया में आप कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द वेन्यू। नोटिस में पूरा एड्रेस क्लियरली लिखा होना चाहिए, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द वेन्यू। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग अ रूट मैप। जो आप गूगल मैप्स आते हैं तो उस पर से स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे जाने का रास्ता, डायरेक्शंस, रूट मैप इंक्लूडेड होना चाहिए नोटिस में। एंड ऑल्सो अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क, कि वहाँ पे प्रोमिनेंट लैंडमार्क क्या है, कोई बड़ी होटल है, ग्राउंड है, या मतलब कोई भी बड़ी चीज़ जो वहाँ पे लैंडमार्क में आती है वो होनी ही चाहिए नोटिस में लिखी हुई। ठीक है, easy location except in case of a company in which only its directors and their relatives are members। ये सब उन लोगों के ये सब के लिए कंपलसरी है, बस इन लोगों को छोड़कर। एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ कंपनी इन विच सिर्फ डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स ही मेंबर्स हैं या फिर वो कंपनी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी किसी कंपनी की। ठीक है, इन केस में आपको ये रूट मैप वगैरह देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आप दे देंगे तो कंप्लायंस फैक्टर से अच्छा ही होता है ना। डे ऑफ मीटिंग, तो डे ऑफ मीटिंग एंड डेट मीटिंग शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन नोटिस। एनुअल जनरल मीटिंग and a meeting called by the requisitionist shall be called on any day except national holiday। requisitionist जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करवाते हैं या EGM करवाते हैं, रिक्वेजिशनिस्ट क्या करवा सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो वो वाली जनरल मीटिंग जो हो गई और एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, ये किसी भी दिन आप ले सकते हैं एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज। नेशनल हॉलीडेज वो दिन होगा जो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ये नेशनल हॉलीडे है। एंड मतलब 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती 2 अक्टूबर की, ये सब नेशनल हॉलीडे में काउंट होते हैं। नोटिस में हमें टाइम ऑफ द मीटिंग भी लिखना पड़ेगा और टाइम एनुअल जनरल मीटिंग का हो सकता है सिर्फ 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक में ही आप एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? तो नहीं, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइमिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, किसी भी टाइम में हो सकती है। यहाँ पे भी ये केस स्टडी पूछ सकते हैं, आपको पूछ लेंगे कि EGM है, EGM हुई है सुबह 8 बजे, 8 o'clock इन मॉर्निंग, तो आप बोलोगे अरे नहीं गलत है, 9 से 6 का टाइम होना चाहिए था। तो 9 से 6 का जो टाइम है वो सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, EGM किसी भी टाइम पे हो सकती है। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ द AGM आर डिसाइडेड बिफोर एंड बाय द डायरेक्टर्स। सेक्शन 8 कंपनी पे ये रूल लागू नहीं होता है, वो अपना खुद का डेट टाइम प्लेस कभी भी कैसे भी डिसाइड कर सकती है बाय डायरेक्टर्स। ऑलराइट, ये हमने पहले भी AGM में पढ़ा है, अगेन यहाँ पे रिपीट हो चुका है। केस लॉस एंड वो सब हम लास्ट में करते हैं। ऑलराइट,
नाउ एजेंडा सेक्शन 102, ये भी हम इसके लिए इसके साथ ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नोटिस में एजेंडा हम लिख के भेजते हैं कि हम भाई हमको जनरल मीटिंग करनी क्यों है, क्या ज़रूरत आ पड़ी जो मीटिंग बुला रहे हैं, ठीक है। तो एजेंडा में वो सब पर्पस लिखते हैं हम, ओके। अ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल में। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा की ये डेफिनेशन है, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग शुड बी गिवन इन द नोटिस इन केस ऑफ मीटिंग is to transact a special business, explanatory statement should be attached to such item। मतलब अगर किसी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस, स्पेशल रेजोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले, तो उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि वो रेजोल्यूशन है किस बारे में, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, कौन लोग इन्वॉल्व है, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, हमें सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नोटिस के साथ अटैच करके हमें उन्हें भेजना पड़ेगा, राइट। नाउ प्रॉक्सी क्लॉज, नोटिस के अंदर प्रॉक्सी क्लॉज भी होने चाहिए विद रीजनेबल प्रोमिनेंस। ये आती है सेक्शन 105 के अंदर ये क्लॉज, ओके। प्रॉक्सी का जो सेक्शन है वो थोड़ा अलग है। एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी विच हैज़ अ share capital or articles of which provide for voting by proxy at the meeting should carry with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend the meeting is entitled to appoint a proxy। जो भी मेंबर एंटाइटल्ड है मीटिंग में प्रेजेंट रहकर वोट करने के लिए, वो सभी प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए भी एलिजिबल है। प्रॉक्सी मतलब क्या? मेरी जगह कोई दूसरा इंसान गया हुआ, वो मेरा प्रॉक्सी हो जाता है, ठीक है। और मतलब कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक या दो प्रॉक्सीज, वन और मोर प्रॉक्सीज भी आप अपनी जगह पे भेज सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि प्रॉक्सी एक मेंबर हो। प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। ये स्टेटमेंट आपके नोटिस में जाता है कि आपको प्रॉक्सीज आप अपॉइंट कर सकते हो और वो मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, और उसका टाइम क्या हो सकता है, आपको कब तक अपना प्रॉक्सी बताना है, वो सब आप भेज सकते हो लिखकर, ठीक है। भेजना पड़ता है आपको नोटिस में, ठीक है। नाउ रेगुलेशन 44 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन 2015, the listed company shall send proxy forms to holders of securities in all cases mentioning that a holder may vote either for or against each resolution। इसमें बताया कि आपको प्रॉक्सी फॉर्म्स नोटिस के साथ में भेजना होता है, टू मतलब उनको आप बता सको कि आप इस पर वोट कर सकते हैं नहीं। नाउ नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक। ओके, सो हम वापस आ चुके हैं। नाउ हम देखने वाले हैं नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, रूल नंबर 18 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल। इसमें हमें क्या किस बारे में बताता है कि नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड आप कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो अ कंपनी में गिव नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल मीन एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कन्फर्मेशन कि हमने भेजा है, एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीप कर सकते हैं वो, ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक मोड होना चाहिए, ठीक है। And the person to entitle such receive such communication at the last electronic mail address provided, ठीक है। मतलब अगर मेंबर्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस उन कंपनी के पास में होगा, उस मेल पे हम कंपनी वाले जो रहेंगे वो मेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपना नोटिस, ठीक है। नोटिस में भी सेंड थ्रू ईमेल एज अ टेक्स्ट और एज एन अटैचमेंट टू ईमेल और एज अ नोटिफिकेशन providing electronic link or uniform resource locator URL for accessing such notice। मतलब आप ईमेल के थ्रू या तो ईमेल में टेक्स्ट लिख के भेज दो, या PDF जैसे अटैचमेंट बना के भेज दो, या कोई लिंक डाल दो, कोई URL डाल दो कि इस वेबसाइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा। ये भी भेजा मेल में आपने, दैट इज़ इनफ compliance। The email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the records of the company or as provided by the depository। डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में जो ईमेल एड्रेस होगा या कंपनी के पास में जो होगा उस पर ईमेल जाएगा। The company shall provide an advance opportunity at least once in a financial year to the member to register his email address and changes therein। मतलब कंपनी को अपॉर्चुनिटी एक बार तो भी फाइनेंशियल ईयर में देनी चाहिए कि ईमेल एड्रेस रजिस्टर करा लो या उसमें चेंजेस रजिस्टर करा लो हर मेंबर को, ठीक है। ओनली दोज मेंबर हु हैव गॉट नॉट गॉट देयर ईमेल ऑर्डर
email ID recorded or to update a fresh email ID and not from the members whose email IDs are already registered. ठीक है, तो ऐसी रिक्वेस्ट कौन कौन दे सकता है, ये सिंपल पढ़ने वाली बात है, इसमें क्या समझाओ कि मतलब ईमेल आईडी रिकॉर्ड करने के लिए इतना एक एक लाइन अगर आपको समझाओगे तो आप सीए स्टूडेंट्स हो अभी। ईमेल आईडी रिकॉर्ड करने के लिए चांस देना चाहिए उनको, और ऐसी रिक्वेस्ट हम जिनका भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है वो भेज सकते हैं। नाउ द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। सब्जेक्ट लाइन in email shall state the name of the company, notice of the type of meeting, EGM का है, AGM का है, place and date on which the meeting is scheduled, place and date on which the meeting is scheduled. The notice is sent in the form of a non-editable attachment to email, मतलब जिसको आप एडिट नहीं कर सकते ऐसी ही अटैचमेंट होनी चाहिए वो। shall be in portable document format and in a non-editable format together with a link or instructions for recipient to downloading relevant version of the software। ठीक है, ये चीज़ें उस ईमेल में अटैच होनी चाहिए कि वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो, कि वो किसी भी कंप्यूटर पे इजीली खुल सकता है, नॉन एडिटेबल हो और उसमें लिंक और इंस्ट्रक्शन हो कि आपको डाउनलोड करना होगा ये सॉफ्टवेयर अगर आपको ये खोलना। ठीक है, now when notice or notification of availability of notice are sent by email, the company should ensure that it uses a system which produces confirmation, पहले भी देखा, of the total number of recipients email and record of such recipient to whom the mail has been sent and copy of proof of sending होना चाहिए। बेसिकली एक ही लाइन में बात खत्म, प्रूफ ऑफ सेंडिंग हो, ऐसे कंप्यूटर से ही आप भेजो। ठीक है, द ऑब्लिगेशन शैल बी satisfying the transmit the email and company shall not be held responsible for failure in transmission beyond its control। मतलब जहाँ तक वो कंपनी अपने सेटिस्फैक्टरीली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मेल भेजे, पर अगर किसी भी रीज़न की वजह से मतलब बीच में मेल के साथ कुछ मतलब जो कंपनी से आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं, ऐसी किसी चीज़ पे आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने हमें नोटिस नहीं भेजा। जो बियॉन्ड कंट्रोल है कंपनी के, उस पर आप कंपनी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बाकी ड्यू डिलिजेंस करके ही कंपनी को मेल भेजना चाहिए, राइट। इफ़ अ मेंबर एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस फेल्स टू प्रोवाइड और update relevant email address to the company or the repository participant, the company shall not be in default for not delivering notice via email। देखो, अगर किसी मेंबर ने ही अपना कंपनी को ईमेल बताया नहीं है न्यू, या अपडेट नहीं किया है, या फिर डिपॉजिटरी को अपडेट नहीं किया है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपको ईमेल नहीं मिला है। तो द कंपनी में सेंड ईमेल थ्रू इन हाउस फैसिलिटी और इट्स रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट और ऑथराइज एनी थर्ड पार्टी एजेंसी प्रोवाइडिंग बल्क ईमेल फैसिलिटी। खुद भेज सकते हो ईमेल या आउटसोर्स कर सकते हो, सिंपल। The notice made available on the electronic line link or uniform resources locator has to be readable and the recipient should be able to retain copies and the company shall give the complete URL or address of the website full details। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक लिंक और URL भेजते हो अगर आप मेल में, तो वो रीडेबल होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई होनी चाहिए कि वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी साइमल्टेनियसली प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। ये सारे रूल्स में लिखे हुए हो गए अपने इलेक्ट्रॉनिक नोटिस के प्रोविजंस। नाउ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑन इशुएंस ऑफ नोटिस, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं हम वो देख रहे हैं। नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, फेसिमाइल, ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी कंपनी थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड सिक्योर्ड, जो अपन ऊपर डेफिनेशन पढ़े वही वाली डेफिनेशन। सेंड टू मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनरी इन केस ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग इफ the item of business is being transacted through postal ballot। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ, ये लाइन पढ़ो और एकदम केस स्टडीज के लिए ध्यान रखना। नोटिस शैल बी सेंड टू मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर और ईमेल एंड
नॉट, नॉट, इसको ऐसा पूरा सर्कल कर लो, नॉट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट इन फॉलोइंग केसेस, जहाँ पे कंपनी ई वोटिंग फैसिलिटी देती है या फिर बिजनेस इज बिंग ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। इन दो केसेस में आप ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं कर सकते, बाकी रजिस्टर्ड पोस्ट चलेगा, स्पीड पोस्ट चलेगा, कुरियर चलेगा, ईमेल चलेगा नोटिस के लिए, ठीक है। और बाकी दूसरे केसेस में ऑर्डिनरी पोस्ट भी चलेगा, ठीक है। बस अगर मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि कोई स्पेशल तरीके से उसके पास में नोटिस आए, तो उसे उस नोटिस उसी वे में नोटिस जाना चाहिए। अगर फीस वगैरह एक्स्ट्रा लगती है तो वो कंपनी से ले सकती है, ठीक है। प्लीज सेंड टू मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ओके, ये वाला भी देख लो। नोटिस विल बी सेंट टू मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और ईमेल। द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट themselves and where the board has not proceeded to hold the meeting। जहाँ पे शेयर होल्डर्स ने खुद से मीटिंग बुलवाई है तो रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल के थ्रू ही नोटिस जाएगा, बाकी किसी वे में नोटिस नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम आ चुके हैं पर्सन एंटाइटल टू रिसीव नोटिस। इसके पहले हम कर लेते हैं जो बीच में हमने केस स्टडी वगैरह छोड़ा है वो। ये केस लो में क्या लिखा हुआ है, कंपनीज कन्वेंट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस belatedly and thus contravened provision of 96 since it's a reasonable ground for compounding for registered office नहीं है। पढ़ के ख़त्म करो, वो इम्पोर्टेंट वाला नहीं था। इलस्ट्रेशन में अच्छा इसमें वो से कंपनी XYZ लिमिटेड विश टू होल्ड इट्स जनरल मीटिंग एट अ शॉर्टर नोटिस, ठीक है। शॉर्टर नोटिस जनरल मीटिंग लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि एनुअल जनरल मीटिंग, तो कोई भी जनरल मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। इमीडिएटली आफ्टर द बोर्ड मीटिंग हैज़ ऑन सेम डे एंड द रिक्वायर्ड कंसेंट फॉर्म इज 95% टू वोट एट द मीटिंग सी बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग ऑल्दो इन सच अ केस द कंसेंट ऑफ still the proxy requirements is to be complied with by the company. In other words, in case of in the above case, board meeting and the general meeting can't be held on the same day। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर शॉर्ट नोटिस पे आपको मीटिंग करनी है, पर सपोज बोर्ड ने ऐसा डिसाइड किया कि अभी हमारी बोर्ड मीटिंग चल रही है, शाम तक हम एनुअल जनरल मीटिंग शाम तक हम जनरल मीटिंग ले लेंगे, उसके लिए कंसेंट भी आ चुकी है 95% ऑफ द शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रॉक्सी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है। प्रॉक्सी कंपनी में सबमिट करने के लिए 48 आवर्स का टाइम मिनिमम देना पड़ता है, जो हम अभी प्रॉक्सी के जो प्रोविजंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट्स में। तो प्रॉक्सी का जो रिक्वायरमेंट्स होती है, प्रॉक्सी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए इन अदर वर्ड्स द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग कांट बी हेल्ड ऑन द सेम डे, ये वाली लाइन, ठीक है। कंसिडरिंग द abolition the consent of all members such meeting is received before the fixed for commencement meeting the proxy need not be complied with। अगर 100% मेंबर्स ने बोल दिया कि हाँ अब भी ले लो, तो प्रॉक्सी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की कोई ज़रूरत है क्या? जब 100 के 100% लोग वहीं बैठे हुए हैं, बोल रहे कि अब भी मीटिंग करो, उनको प्रॉक्सी भेजनी ही नहीं है, तो प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर 100% मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स अगर हाँ बोलते हैं तो बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन द सेम डे। अगर 95% मेंबर्स बोलते हैं हाँ तो कैन नॉट बी हेल्ड, क्योंकि जो बाकी के 5% है अगर उनको आना हो और उनको अपनी जगह प्रॉक्सी भेजना हो तो उनका क्या होगा? इसके लिए अगर 100% मेंबर्स बोल रहे हैं कि हाँ अभी के अभी ले लो तो हो जाएगी मीटिंग, और 95%, 97, 99% भी बोलते हैं तो भी मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा था ये, वैसे ये आपको केस स्टडीज़ में आ सकता है। दिस वॉज गुड, IMP लिख लो, ये आपको एक ही केस स्टडी बड़ा सा मिल के दोनों को बता देगा, ठीक है ना। ये वाला इलस्ट्रेशन बचा था। ABC लिमिटेड इशूड अ नोटिस ऑन 1 August 2020 टू होल्ड इट्स AGM on 24 August 2020। Check the validity of the notice referring to the provision of the relevant act in case of the sent by post। So the date of meeting is 24 August को हो रही है मीटिंग, एंड डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस इज 1 August। 21 डेज क्लियर हो रहे हैं क्या? 1 August को छोड़ दो, 24 डेज को छोड़, 24th को छोड़ दो, तो 23, 22, 21 और उसके बाद में
मतलब यहाँ पे 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 9 दिन, वो 3 12 हो गया, और 10 12 और 10 22 डेज फिर भी होते हैं, राइट। नाउ ये दोनों डेज टू बी एक्सक्लूडेड, तो डेट ऑफ होल्डिंग मीटिंग इज दिस, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। डिस्पैच ऑफ नोटिस इज दिस, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि नोटिस इज सेंड बाय पोस्ट, अज्यूम क्या इसमें लिखा है, इन केस इट इज सेंड बाय पोस्ट, तो सेंड बाय पोस्ट में मैंने क्या बोला था, 2 एडिशनल डेज होने चाहिए, 2 एडिशनल डेज होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम 21 की जगह कितने दिन देखेंगे, 23 डेज का गैप हो रहा है कि नहीं, 48 hours, okay। So the 2 additional days for the service of notice, second and third, इस दिन भी नोटिस नहीं गया मानेंगे, तो नंबर ऑफ डेज नोटिस गिवन इज 20 आता है फिर अपना। अगर हम ये 2 दिन भी इंक्लूड करते हैं तो 20 डेज का नोटिस गया, तो 20 डेज कंप्लाई हुआ क्या, नहीं, ये 21 डेज होना चाहिए, राइट। Therefore it is not a case of valid notice, however shortfall of 1 day can be condoned, ये शॉर्टफॉल हम मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं इफ़ शॉर्टर नोटिस की कंसेंट बाय एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर्स हमें मिल जाए एंटाइटल्ड टू वोटर सर्च एजीएम। अगर वैसे तो ये गलत है, 21 डेज नहीं हुआ, पर हम इसे कंडोन कर सकते हैं, हम इसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, 95% मेंबर्स की हाँ लेकर जो इंटाइटल होंगे इस एजीएम में वोट करने के, ठीक है। सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम बाय हैंड एंड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड पब्लिकेशन न्यूज़पेपर कंसिडर्स डीम सर्विस ऑफ नोटिस, ये एक लाइन है जो आपको मेमोराइज करनी है इस केस स्टडी के हिसाब से, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक सो और कोई केस स्टडी नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो आप लिख के बता सकते हो कमेंट्स में। एंड अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, किस को नोटिस जाना चाहिए, 101 सबसेक्शन 3 मस्ट बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, जो मर गए हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, या असाइनी, जो मेंबर्स बैंकरप्ट हो चुके, इंसॉल्वेंट हो चुके तो उनके लिए असाइनी मतलब कि एक ऐसा इंसान होता है जो उनके जो भी बचे हुआ इस्टेट है उसका पैसा इकट्ठा करके उसके डेट्स पे करता है, तो असाइनी, उसको डेट्स असाइन किए हुए होते हैं। तो सभी मेंबर्स को, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटर्स को जो मर चुके उनके, और असाइनी जो इंसॉल्वेंट हो चुके उनके, इन सबको, फिर ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इतने लोगों को जाना ही चाहिए नोटिस, मैंडेटरी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी विच इज़ नॉट a subsidiary of a public company may prescribe by its article person to whom the notice should be given। एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी, सॉरी, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ही नहीं है, ठीक है, होली ऑन, पार्टली ऑन, जो भी हो, सब्सिडरी नहीं है, वो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है कि इनके अलावा और किसको जाना चाहिए, इनके अलावा और किसको जाना चाहिए, ठीक है। पेन खराब हो रहा है, होम लिखना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर entitled to receive notice of the meeting the company। The articles frequently provide the preference shareholder shall not be entitled to receive notice of the company and vote at general meeting of the company except in certain circumstances। देखो, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि हर मेंबर को जाना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेंबर्स होते हैं पर उनको नोटिस जाना ज़रूरी नहीं होता है, उनको सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नोटिस जाता है। शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग का राइट नहीं होता है, वो सिर्फ तभी वोट कर सकते, प्रेफरेंस शेयर सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं जब उनके राइट्स वेरी हो रही हो या फिर वाइंडिंग अप का जो केस चल रहा हो तब, और ठीक है, हुज डिविडेंड्स आर इन अरियर्स, मतलब कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा है जिसको हमने डिविडेंड नहीं दिए हुए, डिविडेंड्स आर इन अरियर्स, अरियर मतलब कि रुका हुआ, ठीक है, उसको आपने डिविडेंड पे नहीं किया बहुत टाइम तक, तो ऐसा इंसान फिर वोट कर सकता है, ऐसा प्रेफरेंस शेयर वोट कर सकता है, ठीक है, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा।
मोर देन अ सर्ट, अच्छा 1 साल डिविडेंड नहीं पे किया तो वो प्रेफरेंस शेयर के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में आ जाएगा क्या राइट? तो ऐसा नहीं है, एक सर्टेन पीरियड कंपनी से डिसाइडेड होता है, उसके बाद में अगर हमने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तब वो उसके पास में वो राइट आता है, ठीक है। द नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस और एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिवन नोटिस टू एनी मेंबर शैल नॉट बी इनवैलिडेट द प्रेसिडिंग्स ऑफ मीटिंग। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी वाली लाइन है, ये केस स्टडी वाली लाइन है कि अगर गलती से एक्सीडेंटल ओमिशन तो एनी मेंबर, किसी को गलती से हम मीटिंग का नोटिस देना भूल गए, गलती से उसके पास नहीं गया, तो वो मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करता है, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स तब भी वैलिड मानी जाएगी। टू सर्व नोटिस ऑफ अ मीटिंग ऑन a member on the mistaken ground that he is not a shareholder cannot be said to be accidental omission। ये वाली लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ओमिशन टू सर्व मतलब आपने किसी को नोटिस इस ग्राउंड पे नहीं दिया कि आपको ऐसा लगा कि वो शेयर होल्डर है ही नहीं और इसलिए आपने उसको नहीं दिया जानबूझ के, तो ये एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं हुआ ना, ये तो तुमने जानबूझ के किया, तुमको ऐसा लग रहा है कि वो शेयर होल्डर नहीं है जबकि वो है, तुमने अपने रिकॉर्ड्स क्यों नहीं चेक किए ठीक से कि वो शेयर होल्डर है या नहीं है, तो ये एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको आप एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं मान सकते और ऐसे केस में फिर मीटिंग पे बात आएगी, मीटिंग के इनवैलिडेट होने पे बात आएगी। must not be only not designed but also not deliberate, means that omission must not be not only designed but also not deliberate, मतलब कि जो ओमिशन होता है एक्सीडेंटल ओमिशन ऐसा ओमिशन होता है कि जो बिना प्लानिंग के, डेलिब्रेट प्लानिंग के, डेलिब्रेट मतलब सोच बूझ कर किया हुआ ओमिशन एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं होता है, ठीक है। नोटिस टू डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड अदर स्पेसिफाइड पर्सन्स अंडर स्टैंडर्ड 2, ठीक है। इट शुड बी इन राइटिंग, हर एवरी मेंबर को देना पड़ेगा, ये SS2 की बात हो रही है। एंड ऑल्सो बी गिवन टू डायरेक्टर्स, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी जाएगा, डिबेंचर ट्रस्टी को भी जाएगा और अदर स्पेसिफाइड पर्सन्स को भी जाएगा। कोर्ट अगर किसी को बोलता है डायरेक्ट तो उसको भी कोर्ट अपॉइंटेड चेयरमैन और को भी जाएगा, ठीक है। SS2 बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी मेंबर्स होते हैं मीटिंग के, तो उनको भी नोटिस जाएगा। नाउ इन केस ऑफ निधि कंपनी, नोटिस में भी सर्व इंडिविजुअली ओनली ऑन मेंबर्स हु होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1000 rupees or in face value or more than 1% of the total paid up share capital of the company whichever is less। निधि कंपनी के इसमें क्या होगा कि शेयर होल्डर्स मतलब इंडिविजुअली उन लोगों मेंबर्स को जाएगा सिर्फ जिनके पास में 1000 रुपीज़ के शेयर्स है, या फिर कैसा हो गया ना ये 1000 रुपीज़ के शेयर है, या फिर 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। 1% यार 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। इसमें से जो भी लेस है, या तो 1000 रुपये के आपके पास में शेयर्स है या फिर 1% ऑफ शेयर कैपिटल है, उसमें से जो भी लेस है ऐसे मेंबर को ही नोटिस जाएगा, उसके नीचे वाले को इतना भी आपके पास में नहीं है, मतलब 1000 रुपये के शेयर्स भी नहीं है और 1% की कैपिटल भी नहीं है, तो आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर में जो नोटिस है वो ही मिलेगा, बाकी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, वहाँ पे मिल जाएगा आपको नोटिस। देखो, इन केस ऑफ मेंबर्स नोटिस शैल बी गिवन एट एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी और डिपॉजिटरी। अगर 2 पर्सन का साथ में है तो गिवन टू अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। अगर 2 जनों ने साथ में मिलकर कोई शेयर लिया हुआ है तो जो पहले वाले के इस पे पहले वाले का जो एड्रेस है उस पर नोटिस जाएगा, ठीक है। और बाकी दूसरे पर्सन, एनी अदर पर्सन के केस में जहाँ पे भी उसने जहाँ का एड्रेस दिया है वहाँ पे नोटिस जाएगा।
अगर किसी की डेथ के बारे में पता चलता है तो मीटिंग शैल बी अटेंडेड, तो वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड सिंगली द नॉमिनी ऑफ द सिंगल होल्डर। अगर कोई मर गया है और उसका मतलब उसके पास में जो सिक्योरिटीज़ थी वो उसकी खुद की थी, तो उसका जो नॉमिनी होगा उसके पास में जाएगा, उसके पास में जाएगी उसकी नोटिस। और वेयर सिक्योरिटीज आर होल्ड बाय मोर देन 2%, मतलब जॉइंटली किसी ने पकड़ा होगा अपने शेयर्स, तो जो भी जिंदा वाला जॉइंट शेयर होल्डर है, जिंदा वाला जॉइंट शेयर होल्डर है, उसके पास नोटिस जाएगा। वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड मोर देन पर्सन जॉइंटली एंड ऑल द जॉइंट होल्डर्स डाई, मतलब साथ में बहुत सारे लोगों ने शेयर लिया था और सब ही मर गए, ऑल द जॉइंट होल्डर्स डाई, तो द नॉमिनी अपॉइंटेड बाय ऑल द जॉइंट होल्डर्स, ठीक है, उन लोगों को नोटिस जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर एक पर्सन के पास में शेयर है, वो मर गया, तो उसके नॉमिनी के पास जाएगा। अगर साथ में लोगों ने लिया है, जॉइंट शेयर होल्डर्स है, उसमें से कुछ मर गया तो जो बचा है उसके एड्रेस पे जाएगा। जॉइंट होल्डर्स में से सब मर गए तो सबके जो नॉमिनीज थे उनके एड्रेस पे जाएगा। इन केस ऑफ एब्सेंस of nominee of a member or joint member, the notice shall be sent to the legal representative of the deceased member or joint members। ठीक है, अगर नॉमिनी उन्होंने अपॉइंट ही नहीं करा था तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनके जो बच्चे हो गए, तो ऐसे डिसीज मेंबर या जो जॉइंट मेंबर्स थे उनके बच्चों को जाएगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, द नोटिस शैल बी सेंट टू द असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जा रहा है क्या? नहीं, असाइनी जो उसके एसेट संभाल रहा है उसको जाएगा नोटिस। मेंबर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ बिंग वाउंड अप, नोटिस शैल बी गिवन टू द लिक्विडेटर। मतलब आपकी कंपनी में एक ऐसी कंपनी मेंबर है, कंपनी में कंपनी मेंबर हो सकती है, राइट, तो ऐसी कंपनी मेंबर है जो वाउंड अप हो चुकी है या हो रही है, बंद हो रही है, तो उसके लिक्विडेटर को आप डालेंगे नोटिस एनुअल जनरल मीटिंग का ना। 10 ये वाली लाइन, ये वाला जो पैराग्राफ है आप लर्न करना है, यहाँ पे पूरा यहाँ तक है, लर्न करना है, लर्न कि 10 नोटिस शैल बी गिवन टू एवरी मेंबर, नॉमिनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर्स, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर और ऑफ द कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टी, लिक्विडेटर in the case of companies being wound up, and to other specified persons. The other recipients of notice may include in case of a listed company, मतलब और कौन कौन रिसिपेंट हो सकते हैं नोटिस के? तो अगर लिस्टेड कंपनी नोटिस दे रही है तो स्टॉक एक्सचेंजेस को वो नोटिस दे सकती है जहाँ पे भी वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो नोटिस दे सकती है अगर उन्होंने कोई एक कोवेनेंट मतलब होती है एक शर्त, अग्रीमेंट में एक शर्त लिखी हुई है, एक क्लॉज लिखी हुई है, ठीक है, शर्त इन द अग्रीमेंट, कोवेनेंट इन द अग्रीमेंट टू विद देम अवेलिंग, उनसे अगर लोन लेते टाइम उन्होंने शर्त लिखी है कि तुम्हारी जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो तुम मुझे नोटिस भेजोगे, तो उनको नोटिस जाएगा, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेटर्स, अगर उनके अग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा कि नोटिस हमें मिलना चाहिए। इन केस ऑफ अ कंपनी कंपनी शेयर्स आर हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, तो NSDL को भेज सकते हो, CDSL को भेज सकते हो। जैसे कंपनी हैज़ इशूड GDRs, ADRs, FCCBs, ये सब बाहर से पैसा लाने के इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन टू सच डिपॉजिटरीज, तो इन सब को आप भेज सकते हो, भेजना चाहिए नोटिस ऐसा। होल्डर्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ऑफ द कंपनी, स्टॉक ऑप्शंस जिनके पास में है उनको नोटिस जाना चाहिए। एनी अदर रेसिपेंट टू हुम द कंपनी हैज़ अग्रीड टू गिव नोटिस, कंपनी ने जिसके साथ अग्री किया है कि हम आपको नोटिस भेजेंगे, जैसे एज पर द टर्म्स एंड विद एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के अगर कोई सप्लायर भी होता है वो भी बोल सकता है कि आपके एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस मुझे मिलना चाहिए तभी मैं आपको माल सप्लाई करूँगा, तो उनको भी भेजना पड़ेगा। In addition, a court may direct issuance of notice to some other persons such as court appointed chairman or observers. कोर्ट ने अगर कोई चेयरमैन या ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है तो उसे भी नोटिस जाना चाहिए। इरेगुलर नोटिस कब हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये ही केस स्टडीज़ और कमाल के हार्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बना देती है, जबकि ईजी होती है ये सब चीज़ें। Some instances of irregular notice
आर व्हेन द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग इज इशूड विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड। ऐसे ही बुला लिया CS ने, मतलब उसको कुछ प्रोसेस पता ही नहीं है, उसने बिना बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करे ऐसे ही बुला ली, तो ये रेगुलर हो गया। नोटिस इज इशूड बाय इनवैलिडली कंस्टिट्यूटेड बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं, इनवैलिड बोर्ड है, उन्होंने नोटिस भेजा तो मीटिंग भी इरेगुलर हो गई। ओके, ये लास्ट वाली जो 4th लाइन है, व्हेन द नोटिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट के हिसाब से नहीं है। फिर व्हेन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर हु हैज साइंड द नोटिस इज void and the notices gets issued even after discovery of invalidity। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर ने नोटिस साइन किया है जिसका अपॉइंटमेंट ही वॉइड है, जिसका अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुआ है, वो अपॉइंटमेंट होना नहीं चाहिए था, गलत है, माना नहीं जाएगा। तो अगर उसने ये जानते हुए भी, ये पता होने के बाद में भी नोटिस अगर भेजा गया है सबको, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। पर उसका अपॉइंटमेंट वॉइड है, ये किसी को पता नहीं है और नोटिस चले गया, तो वो इनवैलिड नहीं होगा। पता होने बाद में भी अगर भेजा गया है तो ही इनवैलिड होगा, ठीक है। नाउ इतना पार्ट हो चुका है पूरा कि नोटिस अब किस किस को जाना चाहिए, समझ में आ गया, राइट। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और ये कर लेते हैं आज का। हाँ, दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे कि स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब भी आप कोई स्पेशल मैटर से डील करते हो, डिटेलिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एज स्पेशल बिजनेस एनेक्स टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। जब भी आप कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले होते हो तो उसके जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, मतलब कि नेम ऑफ द पार्टीज, अमाउंट इन्वॉल्व, रीज़न फॉर हैविंग दिस ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें जो मटेरियल फैक्ट्स है, मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो जब भी वो आपको एक 102 सेक्शन नंबर 102 के अकॉर्डिंगली नोटिस के साथ अटैच करके देना पड़ेगा जब भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तब, ठीक है। The secretary started a lecture to notice of general meeting। इस पे SS2 क्या कहता है ये बता रहा है। That notice shall clearly specify the nature of the meeting and the business to be transacted therein. In terms of in respect of special businesses, each such item shall be in the form of resolution and shall be accompanied by explanatory statement, which shall set out all the facts as would enable a member to understanding the meaning, scope and implications of the item of the business। सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए जो एक मेंबर को इनेबल करे ये समझने के लिए कि ये रिजोल्यूशन सच में है क्या, इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ इफेक्ट डाल रहा है और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है इस आइटम, मतलब इस ये जो बिज़नेस हम ट्रांजैक्ट करने जा रहे हैं उसमें, और ये सब सोच बूझ कर वो एक डिसीजन लेने के ताकत में आ जाए, ठीक है। In respect of ordinary business, resolutions are not required to stated in notice except where the auditors or directors are to be appointed and are other than the retiring auditors and directors, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस का ऐसे तो कहीं काम नहीं पड़ता है कि आप उसका एक एक्सप्लेनेशन दो, एक्सेप्ट अगर कोई डायरेक्टर और ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है और वो डायरेक्टर और ऑडिटर वो इंसान है जो मतलब जो उनका पीरियड ख़त्म हुआ, रोटेशन से उनका जो पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद में वो रीअपॉइंट नहीं हो रहा है, कोई न्यू इंसान को आप डाल रहे हो, तो आपको उसके रीज़न देने पड़ेंगे कि हम ये न्यू इंसान को क्यों ले रहे हैं, इसके ये क्वालिफिकेशन है, इसका ये एक्सपीरियंस है, इसमें ये कैपेबिलिटीज़ है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। और अगर वो जो रिटायर हो रहे हैं रोटेशन से उन्हीं को आप रीअपॉइंट करते हो तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है, ठीक है। नाउ केस लॉ, where applicant had received notice of EGM, he was at liberty to attend the meeting and raise his voice if any, and no order to restrain holding of meeting on ground of violation of section 102 has to be passed। मेरे को समझने जैसा नहीं है, मतलब अगर आपको EGM में बुलाया गया तो आपको EGM में आने का चांस वगैरह है, उसमें 102 अगर थोड़ा सा कंप्लाइन नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग को होल्ड होने से रोको, ये कोई ग्राउंड नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ है। नाउ
एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, जो हम बोल रहे हैं ना मटेरियल फैक्ट्स, तो मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। So in case of special business item should be transacted at a general meeting setting out the following material facts. So we are next to the notice calling the meeting. The nature of concern or interest, financial or otherwise, if any, in respect of each item of every director and the manager, if any, and every other key managerial personnel and relatives of every director, manager और key managerial personnel. सबसे पहली बात कि नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज, इफ एनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है उसमें नेचर ऑफ कंसर्न मतलब मेरा क्या उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर मुझे क्या उससे रेपुटेशनल इंटरेस्ट हो सकता, मतलब फ़ायदे क्या हो सकते हैं मुझे, कि मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरे हस्बैंड को या मेरे ससुराल वालों को कुछ इससे फ़ायदा हो जाएगा, मेरे मायके वालों को कुछ इससे फ़ायदा हो जाएगा, मुझे किस तरीके का फ़ायदा, मेरा इंटरेस्ट क्या है उस चीज़ में, तो वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट और नेचर ऑफ कंसर्न हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। किस किस का एक्सप्लेन करोगे, कंपनी के हर एम्प्लॉय का करोगे क्या, नहीं, तो हर डायरेक्टर का और हर मैनेजर का, अगर उधर कोई डायरेक्टर मैनेजर का होगा, या फिर हर की मैनेजरियल पर्सन का। के एम पीज़ में कौन कौन आए, के एम पीज़ की डेफिनेशन आपको पता होगी ना, CEO, CFO, CS, CFO नहीं होगा, CEO, CS, CFO और हाँ CFO भी था, और डायरेक्टर्स हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स, MDs, ये सब लोग जो KMPs में आते हैं उनके रिलेटिव्स वो, और हाँ मतलब रिलेटिव्स, डायरेक्टर, मैनेजर की, इन लोगों का क्या नेचर ऑफ इंटरेस्ट, नेचर ऑफ कंसर्न है उसके अंदर वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स दैट में इनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग स्कोप, मतलब वो जो रिजोल्यूशन है उसका मीनिंग, उसका इम्प्लीकेशन, उसका स्कोप सब समझने को और डिसीजन लेने में जो हेल्प करे वो आपको सब उसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। Where any item of special business to be transacted at a meeting of the company relates to or affects any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every promoter, director, manager, if every other key managerial person of the first mentioned company shall, if the extent of such shareholding is not less than 2% of the total paid up share capital of the company, also to be set out in the statement. Okay, बीच में क्या हो गया, ये चालू नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा वो बीच में फ़ोन आ गया था। सो वेयर एनी आइटम स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी कंपनी, जहाँ पे प्रोमोटर, डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन, इन लोगों की 2% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, या फिर 2% या 2% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, ऐसे किसी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है तो वो भी हमें इधर मेंशन करना पड़ेगा। वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग एट द टाइम place where such document can be inspected shall be specified in the explanatory statement। अगर हम मीटिंग में कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं तो हमें वो भी बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि हम उसका इंस्पेक्शन कब और कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, अगर आपने प्रॉपर मटेरियल फैक्ट्स बताए नहीं, कुछ छुपा के रखा, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, मेड बाय प्रमोटर, डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन, और उसमें से आपको बेनिफिट भी हो गया प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर को या फिर उनके रिलेटिव्स को, डायरेक्टली हुआ या इनडायरेक्टली हुआ इन लोगों को, इस केस में भी शैल होल्ड सच बेनिफिट इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब ये तुम कंपनी के लिए संभाल के रखोगे, इन द ट्रस्ट ऑफ कंपनी, एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस टू द एनी अदर एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम अंडर दिस एक्ट और any other law for the time in force be liable to compensate the company to the extent of benefit received। जहाँ तक तुमको बेनिफिट्स मिला है ऐसे नॉन डिस्क्लोजर करके, तुमको वो कंपनी के लिए होल्ड करना पड़ेगा और कंपनी को
कंपेंसेट भी करना पड़ेगा। पैसा मनी करो कंपनी के लिए और कंपेंसेट करो। पेनल्टी, if any default is made in complying the provisions of one section 2 102 section 102 the companies act 2030, तो प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर KMP को लगेगी डिफॉल्ट, जो भी डिफॉल्ट में होगा उनको पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ और 5 times the amount of benefit accruing to the these persons, मतलब promoter manager director KMP of any relatives whichever is higher, या तो 50K और 5 times बेनिफिट का हायर, ठीक है। इसमें से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगी वो लग जाएगी तुमको डिफॉल्ट पेनल्टी, ठीक है। Now, as per regulation 1711 of the SEBI order regulation, the statement to be annexed to the notice in subsequent each item of this special act, the general meeting shall also set forth clearly the recommendation of the board to the share in each of the specific items. Not important. If the explanatory statement is vague and tricky or insufficient, misleading, the resolution passed is in bad law. अगर ऐसी डिप्लोमेटिक बातें आपने डाल दी कि जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं और रिजोल्यूशन पास हो गया, तो वो बैड होगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। Need not be annexed to the notice of extraordinary general meeting convened by the requisitionist and the requisitionist may disclose the reason for the resolution which they propose to move at the meeting, ठीक है। जो भी EGM जो है, अगर रिक्विजिशनिस्ट जो शेयर होल्डर्स के थ्रू हो रही है EGM बाय रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो है एक्सप्लेनेशन 102 का एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड। और ये रीजंस आप बाद में बता सकते हो मूव एट द मीटिंग, ठीक है। अभी कोरम हम कितना टाइम हुआ, हो गया 1 घंटा, फाइन। तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से मीटिंग का हमने हर एक चीज़ देख ली। कोरम हम कल के दिन करते हैं शुरू, एंड आई थिंक मीटिंग में अब आपको कोई नोटिस ऑफ द मीटिंग में आपको कोई इशू नहीं होगा, अगर होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताओ, एंड देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है। कल के पार्ट में हम करने वाले हैं कोरम के साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर कोरम छोटा हो रहा होगा तो चेयरमैन वाला पार्ट, कोरम एंड चेयरमैन हो जाएगा कल। ये भी बीच में पता नहीं ये वाला टॉपिक क्यों घुसा है। फिर उसके बाद में प्रॉक्सीज तो अलग से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम करने का ट्राई करेंगे, कोरम से लेके चेयरमैन और वो बीच में जो आया वो। उसके बाद हम करेंगे एक टॉपिक प्रॉक्सीज, और फिर वोटिंग बचा हुआ है, प्रोसीजर बचा हुआ है, 4-5 लेक्चर जो भी लगेंगे और, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर हम अगले पार्ट में अगले लेक्चर में कल वापस। एंड आई होप आपको वीडियो समझ आ रहे होंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या सी यू सून, बाय बाय।